यूट्यूब पर जो क्लासेज होती है पेपर फर्स्ट की उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वो क्लास आपकी मिस नहीं होगी। और इसके साथ ही अगर कोई न्यू अपडेट आता है जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी के पीएचडी के वगैरह सारे के सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे अपलोड कर दिए जाते हैं, ताकि आप एक इन्फॉर्मेशन आपको इजीली मिल जाती है। तो ये बिल्कुल आप ज्वाइन करिए। और इसके साथ साथ आप मॉक टेस्ट वगैरह तो दे ही रहे हो। तो आज अपना टॉपिक है बेसेल नॉर्म। ये बेसेल नॉर्म क्या है? ये बेसेल है ना एक पैलेस है। उस पैलेस ये कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का। हाय राजलक्ष्मी, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। तो ये बेसेल क्या है? ये एक पैलेस है। तो मैं सबसे पहले तो मतलब ये बताता हूँ कि इन बेसेल की अपन को ज़रूरत क्यों पड़ी। ये बैंकिंग से रिलेटेड है, मतलब बेसेल नॉर्म ये सारे के सारे बैंकिंग के संबंध में ये उनका वर्क करता है। तो बेसेल नॉर्म की ज़रूरत इस पड़ी कि मतलब पूरे विश्व में क्या होता है, ये मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं देख सकता, ये ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पर ये पूरा का पूरा बैंकों का जो भी घाटा होता है, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह कैसे कैसे कंप्लीट करना। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप अच्छे हो तो बट गुड, थैंक यू। फाइन सर जी, एंड यू? मैं मस्त हूँ। तो अपन क्या पढ़ रहे थे? बेसेल नॉर्म, जो कि पूरा इंटरनेशनल लेवल की जो कि सारी की सारी बैंकें होती है ना, उनको ये उनके रेगुलेशन वगैरह का जो काम करता है कि मतलब आने वाले टाइम में बैंक घाटे में कैसे नहीं जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब बता रहा हूँ आपको, बेसेल नॉर्म मतलब ये क्या है, इसका सिस्टम। बेसेल कम में है ना, बेसेल ये एक पैलेस है। कहाँ का? स्विट्जरलैंड। ये एक स्विट्जरलैंड का पैलेस है, इसलिए उसका नाम बेसेल पड़ा था। तो मतलब ये स्विट्जरलैंड से रिलेटेड है। इस वहाँ पर एक कमेटी हुई थी, कमेटी बैठी थी, मतलब एक उन्होंने ये डिसाइड किया था कि पूरी जो भी इंटरनेशनल लेवल की बैंकिंग है उनको अपन को कैसे रेगुलेशन वगैरह करना है। और उन्होंने एक सबसे पहले एक बैंक को BIS की स्थापना हुई थी। BIS की कोई फुल फॉर्म बता सकता है? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। जिसकी फुल फॉर्म है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1930 में हुई थी। अब अपनी तो तब तक तो RBI की भी स्थापना नहीं की, तो RBI एक्ट 1934 में आया था। तो मतलब उस टाइम तक ये RBI की स्थापना नहीं थी। तो BIS ने एक मतलब एक कमेटी बैठी थी जिसका BCBS मतलब बैंक की कमेटी बैठी थी। उन्होंने ये गाइड किया था कि रिस्क वेटेड रेशियो कितना बनाएंगे, CR कितना बनाएंगे, सारा का सारा मतलब उन्होंने डाटा तैयार किया था। उस आधार पर ये मतलब बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि सबसे पहले कि ये बेसेल कहाँ किससे रिलेटेड है। ये एक स्विट्जरलैंड से रिलेटेड है, ठीक है। और एक बैंक ऑफ BIS की स्थापना हुई थी, जिसकी फुल फॉर्म है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। और इसकी स्थापना कब हुई थी? और इसकी स्थापना हुई थी 17 मई 1930 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये देखा जाए कि वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है। और इसके अगर आपका इसको पूछा जाएगा इसका हेडक्वार्टर क्या है, तो स्विट्जरलैंड में। अगर इसका टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस अगर आपको पूछ लिया जाए बेसेल की, तो कहाँ पे है? फर्स्ट है हांगकांग, सेकंड है मैक्सिको सिटी। मतलब मैक्सिको सिटी और हांगकांग में इसके दो रिप्रेजेंटेटिव सिटी है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना BIS का फुल फॉर्म क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी। और इसका मेन ऑफिस कार्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। और उसके दो रिप्रेजेंटेटिव हांगकांग और मैक्सिको में है, ठीक है। तो ये इस प्रकार बेसेल नॉर्म चलता है। मतलब एक कमेटी इन्होंने बनाई थी, ये बता रहे BS कमेटी क्रिएट की थी, मतलब बेसेल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। मतलब ये इनका काम क्या था? मतलब ग्लोबली लेवल पर, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन, मतलब बैंकिंग के जो सारे के सारे रेगुलेशन है और सुपरविजन का काम कौन करती थी? BCBS करती थी। मतलब बैंकों को किस प्रकार से वर्क करना है। अगर बैंक इसका ये वर्क का स्टार्ट हुआ क्योंकि एक अमेरिका में पहले ऐसे हुआ था कि किसी ने मतलब बैंकों की स्थापना की थी, काफ़ी लोगों ने मिलकर, जो बड़े बड़े उद्यमी थे उन्होंने बैंकों की स्थापना ऐसे की। मतलब उन्होंने क्या किया, लोगों से लोन पे पैसे ले लिए। उन्होंने ऐसे लोगों को, बड़े बड़े जो थे उनको ऐसे लिया कि हम आपको ज़्यादा रिटर्न देंगे, और उन्होंने बैंक लिया और फिर लोगों को और ज़्यादा ब्याज पे पैसे दे दिए।
फिर वहाँ पे एक क्राइसिस आ गया। क्राइसिस आने की वजह से लोग तो लोन पे वापस पे नहीं कर पाए, क्योंकि लोग क्राइसिस की वजह से उनकी जॉब चली गई तो उनकी सैलरी नहीं आती है, तो वो ईएमआई कैसे पे करेंगे, तो वो लोन पे नहीं कर पाए। अगर बैंकों के पास वापस पैसे ही नहीं आएगा तो जिससे लिए उनको इंटरेस्ट रेट पे कैसे देती है। तो मतलब ये एक वो बहुत ही खतरनाक संकट आ गया था। उस वजह से मतलब सरकार बेसल कमेटी ने ये कहा कि मतलब जो भी सारी है ना, मतलब एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि मतलब लोगों ने किससे पैसे लिए, किसको पैसे दे रही, इसका क्या रेगुलेशन है, ये घाटे में जा रही कैसे होना चाहिए, अगर लोग वापस पे नहीं करेंगे तो अपन को रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। तो मतलब 3 अलग अलग रिस्क थी, एक तो क्रेडिट रिस्क थी, मार्केट रिस्क थी, ऑपरेशनल रिस्क थी, और फिर टोटल कैपिटल को भी अलग अलग डिवाइड करके रखा जाता था। जैसे मतलब टीयर फर्स्ट, टीयर 2, टीयर 3 ये सारे कैसे थे उस सब अपन आगे अध्ययन करेंगे। इस सब को मतलब एक तरीके से ढांचा बनाया कि अगर लोग वापस अपन को लोन रीपे नहीं भी करेंगे ना, फिर भी अपन बैंक को कैसे स्टेबल होके काम करेगी। तो अपन यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक। अब ये इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब किसके बेसल कमेटी के मेन पर ऑब्जेक्टिव क्या थे। मतलब ये था कि बैंकिंग स्थिरता को मजबूत करना, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ बैंकिंग स्थिरता को मजबूत करना इनका टारगेट था। मतलब स्थिरता को कैसे मजबूत किया जाए, मतलब रिस्क को कैसे मैनेजमेंट किया जाए, रिस्क को कैसे कम से कम किया जाए, ठीक है। और इनहेंस रिस्क मैनेजमेंट, मतलब एक रिस्क मैनेजमेंट को अपन को बढ़ाना है, मतलब जो अपना जोखिम हो रहा है ना उसको कैसे बढ़ाएंगे। जोखिम मतलब बैंकों का जोखिम कैसे होता था, बैंकों का जोखिम यही है कि बैंक अगर लोगों को लोन पर पैसे दे देती है या फिर ब्याज भी पैसे दे देती है, वापस से वो रीपे नहीं करेंगे तो फिर बैंक कैसे चलेंगे। ऐसे मतलब उसने 100% लोगों को लोन दे रखा है मान लीजिए, तो 100% में से अगर वो 50% तो टाइम पर लोन पे कर देते और 50% लोग टाइम पर लोन पे नहीं कर पाते, तो बैंकों को कैसे मतलब उसको अपनी वो काम शुरुआत रखना है। तो उनको ऐसे करना है कि अगर उन्होंने 50% लोगों को लोन दे रखा है ना तो वो तो पे कर देंगे, और जो 50% लोगों को लोन दे रखा नहीं करेंगे ना, उनको मान लीजिए 20 करोड़ का उनको लोन दे रखा है, इनको 20,000 का और इनको ही 20,000 का, अगर ये 20,000 करोड़ वापस नहीं देते तो बैंकों के पास इसका इतना एक लिमिट में मनी रखनी चाहिए कि मतलब वो 20 करोड़ उनके पास हो, और जिससे कि वो आगे का प्रोसेस कंटिन्यू कर सकें। तो ये समझ गया, मतलब एक रिस्क मैनेजमेंट के तौर पर ये बेसल कमेटी ने ऐसे कहा था काम करना है। इसमें मेन 2 पार्ट आएंगे, जैसे एक आएगा CAR या फिर CRAR, और दूसरा आएगा रिस्क वेटेड रेशियो। तो ये कैसा है, ये CR बेसल कमेटी ने बोला था कि 8% होना चाहिए, तो RBI ने बोला कि नहीं हम तो 9% रखेंगे, तो मतलब 1% अपन ने ज़्यादा क्यों रखा। तो ये सारे के सारे अपन इसमें डिस्कशन करेंगे, मतलब रिस्क वेटेड रेशियो कितना होना चाहिए, क्यों होना चाहिए ये। और फिर तीसरा है इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, मतलब एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और डिस्क्लोजर भी होना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा लोगों के सामने डिस्क्लोज कर देना चाहिए कि हम इस प्रकार से काम करते हैं, सारा प्रोसेस हमारी काम करने की तकनीकी वगैरह इस टाइप से हैं। और फिर है इंश्योर कंसिस्टेंट ग्लोबल बैंकिंग स्टैंडर्ड, मतलब पूरे वैश्विक लेवल पर एक मानकों को सुनिश्चित करके फिर उनको काम करना चाहिए। तो ये तो इनके मोटे मोटे क्या थे ऑब्जेक्टिव थे, किसके, बेसल कमेटी के। अब मैं अपना शुरू करने से पहले मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ क्या कि रिस्क वेटेड रेशियो क्या होता है, और CRAR या फिर इसको CAR कहते हैं, और एक तो ये ध्यान होना चाहिए और RWE आपको ध्यान होना चाहिए। अब रिस्क वेटेड रेशियो क्या होता है, रिस्क वेटेड रेशियो इसकी फुल फॉर्म है ये, तो इसकी फुल फॉर्म है रिस्क वेटेड रेशियो। रिस्क वेटेड रेशियो में ये होता है कि जैसे मैंने बताया ना कि बैंकों ने लोन दे रखा है, अगर वो लोन वापस नहीं कर पाती है, जनता लोन पे वापस नहीं कर पाती, तो बैंकों के पास इतना अमाउंट उनको रखना चाहिए जिससे कि वो आराम से अपना आगे का कंटिन्यू प्रोसेस ऑपरेशन वो वापस से कंटिन्यू रख सके, मतलब उतनी अमाउंट में रखना चाहिए। अब कितनी अमाउंट में रखना चाहिए वो मैं बताऊंगा। जैसे गवर्नमेंट से लोन ले रखा है तो उनके बदले में उनको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें 100% गारंटी रहती है कि लोन वापस रीपे होगा। अगर किसी ने होम लोन ले रखा है तो उसमें ये गारंटी रहती है कि 50% लोग वापस रीपे कर देंगे और 50% नहीं रीपे कर पाएंगे। और थर्ड ये है कि अपन एक और देते हैं ना गोल्ड लोन,
गोल्ड लोन में ये होता है कि अपन को गोल्ड के बदले में लोन दिया जाता है, तो उसमें ये रहता है कि 10% लोग होते हैं वो वापस से लोन रीपे नहीं कर पाते हैं, लगभग 90% लोन वापस रीपे कर देते हैं। तो उन सब का एक रेशियो डिवाइड किया जाता है कि मतलब अपन को कितना रेशियो अपने को रखना है, वैसे उतना रेशियो कि जिससे कि अपन आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये मतलब ये सारे के सारे कितनी न्यूनतम पूंजी के रूप में रखना चाहिए। अब मैं बताऊं आपको कितनी न्यूनतम पूंजी रख सकते हैं। यहाँ पे अपने खाली स्पेस है, जैसे मान लीजिए अपने किसी को बैंक लोन दे रखा है, जैसे अपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रखा है, ठीक है, तो इसमें ये रहता है कि 0% रिस्क होता है, ठीक है, 0% रिस्क रहता है। और अपन ने लोन कितना दे रखा है, मान लीजिए 1 CR दे रखा है, ठीक है। और फिर अपन किसको होम लोन दे रखा है, होम लोन कितने दे रखा है, और इस पर कितना प्रतिशत, 50% रिस्क रहता है। तो अगर इसी को अपन ने 1 CR बैंक ने क्या लोन दे रखा है, और थर्ड अपन के गोल्ड लोन देख सकते हैं, और ये मान लीजिए इसमें 10% रिस्क रहता है, ठीक है, और ये 1 CR दे रखा है, ठीक है ना। तो टोटल अपन ने कितने करोड़ CR लोन दे दिया, 3 करोड़ का। तो अपन को बैंक को कितना कम से कम रिस्क वेटेड रेशियो रखना चाहिए। देख लीजिए इन्होंने 0% रिस्क है, तो इनको तो बिल्कुल 0% अमाउंट रखना चाहिए। 0% अमाउंट 0 होता है, और इनमें 50% मतलब इसको रिस्क है कि बैंकों को कि वापस से होम लोन वाले पे करेंगे नहीं करेंगे। तो सरकार बैंकों को कितना प्रतिशत अपने पास, ये 50% कितना हो जाएगा 1 CR का, 50 लाख इनको रखना पड़ेगा अपने पास, 15 लाख। और इसी प्रकार अगर गोल्ड लोन ले रखा है तो 10% रिस्क रहता है कि 10% लोग वापस से रीपे नहीं कर पाएंगे। तो 10% कितना हो जाएगा 1 CR का, 10 लाख हो जाएंगे। तो इस प्रकार बैंकों को 60 लाख RWA उनको रखना पड़ेगा टोटल अमाउंट। टोटल 3 CR लोन दे रखा है लोगों को, तो मतलब बैंकों को क्या करना है कि उसके पास 60 लाख को उसको नुकसान है कि मतलब 60 लाख उनके डूबने के चांसेस है। तो उनको क्या है कि एक अमाउंट में रखना चाहिए कि अगर ये 60 लाख तो मिनिमम अपन को बैंक में रखना ही है कि अगर ये लोन वापस से रीपे नहीं भी कर पाएंगे ना, तो अपना गुजारा अपना काम कैसे चलेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये मतलब क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ CAR ये सेम होता है जिसके, और CAR का फुल फॉर्म होती है कैपिटल एडुकेसी रेशियो, और इसको कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो, ये दोनों बिल्कुल सेम ही है। और ये RWA की फुल फॉर्म है, रिस्क वेटेड असेस्ट होता है, ठीक है। तो ये मतलब रिस्क वेटेड असेस्ट हो गया। और CAR ये बेसल नॉर्म इन्होंने बोला कि 8% होनी चाहिए, और अपन ने RBI ने इनको कितनी परसेंट अपने रखने के लिए बोला है, 9%। तो ये दोनों मोटा मोटा समझ में आ गया। अब मैं आगे बात करूंगा RWA CAR के बारे में, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे RWA अच्छा वो रिस्क वेटेड असेस्ट क्या होता है। अब जैसे रिस्क वेटेड असेस्ट में 3 टाइप की आती है, एक तो मार्केट रिस्क आएगा, एक कैपिटल रिस्क आएगा, एक ऑपरेशनल रिस्क आएगा, ठीक है। ये तीनों के तीनों। अब मैं कैपिटल की बात करूंगा ना, तो कैपिटल को इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, Tier 1, Tier 2, Tier 3। वो क्या है, कौन सी Tier 1 है, कौन सी Tier 2 है, कौन सी Tier 3 है, तो वो सारा का सारा मैं आगे बताऊंगा। जैसे मोटा मोटा ये Tier 1 में वो मनी आती है जैसे कि अपन बैंक ने लोगों को लोन दे दिया और लोग लोन वापस पे नहीं भी करते हैं ना, तो बैंक उतना अपने पास अमाउंट रखता है कि जिससे वो आगे का प्रोसेस, आगे का काम कंटिन्यू कर सकें। Tier 2 में ये होता है कि अगर मान लो बैंक बहुत ही घाटे में चली गई, तो वो कम से कम अपना गुजारा करने के लिए, मतलब घाटे को बचने के लिए, कम करने के लिए जो अपने पास मनी रखती है ना, वो Tier 2 में आता है। और Tier 3 में क्या होता है कि Tier 3 में Tier 2 को इंक्लूड किया जाता है और ट्रांसपेरेंसी वगैरह इंक्लूड मतलब बढ़ाया जाता है। वो सारा का सारा Tier 1, Tier 2, Tier 3 आगे मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से लिख रखा है। और रिस्क वेटेड असेट में तीनों टाइप के रिस्क आते हैं, कैपिटल रिस्क, मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। और आगे फॉर्मूला भी मैंने देख रखा कैसे। हाँ, जैसे ये अगर आपको CAR का फॉर्मूला निकालना है ना, कैसे निकालना है, जो ये देना टोटल कैपिटल और बटा डिवाइड बाई RWA और मल्टीप्लाई 100। अब आपको RWA के बारे में पता आ गया कि RWA में कि तीनों के तीनों रिस्क शामिल किए जाएंगे। तीनों के तीनों रिस्क कौन से की जाए, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। ये किस में आएंगे, RWA में आएंगे। और टोटल में आएगा तो कितने आएंगे, Tier 1, Tier 2,
टीयर 2 प्लस टीयर 3, तो ये तीनों को तीनों इंक्लूड होगा और मल्टीप्लाई 1000, इसे सी आर निकल जाएगा। सी आर आपको पता ही है कि बेसेल ने बोला है 8%, अपन रख रहे हैं 9%, ठीक है। और ये टोटल कैपेसिटी असेस्ट का मतलब होता है कि अपने पास कितनी असेस्ट है और इसमें से लाइबिलिटी अपन को इंक्रीज सब्ट्रैक्ट करके अपन उसमें टोटल ये मतलब टोटल कैपिटल भी निकाल सकते हैं। तो ये तो समझ में आ गया आरडब्ल्यू क्या होता है। अभी और क्या देख रखा है, जैसे ये देख रखा है कि इस बात का माप है कि किसी बैंक के पास कितनी पूंजी उपलब्ध है, और कितनी पूंजी उपलब्ध है उसका आरडब्ल्यू निकाल से। मैंने बता दिया कि मतलब अलग अलग बैंक ने कितना, मैंने तो जनरली आपको 3 CR का बताया था। अगर आपको किसी के पास ज़्यादा लोन होते तो वो उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो अपने पास आरडब्ल्यू रखते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य ये स्थापित करना होता है कि दिवालिया होने से जोखिम से पहले बैंकों के पास एक निश्चित मात्रा में घाटे को संभालने के लिए पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए। मतलब कोई भी बैंक दिवालिया हो जाती है ना, तो दिवालिया होने से पहले एक निश्चित मात्रा में घाटे को मतलब संभालने के लिए वो अपने पास जो पूंजी रखती है ना, मतलब ऐसे बोल देना कि भाई तू दिवालिया मैं तेरे को घोषित कर दूंगा, तू क्या करेगा बता। तो वो करेगा, अगर तू पेमेंट नहीं करेगा तो मैं तेरे को दिवालिया घोषित कर दूंगा। तो सर वो क्या करती है, अपने पास जो पैसे सेव रख रखे हैं ना, वो उनको पैसे पेमेंट कर दे देती है या फिर उनका पेमेंट कर देती है। तो फिर वो दिवालिया होने से बच जाता है और फिर आगे का प्रोसेस अपने कंटिन्यू कर सकता है। तो समझ पाओगे ना। हाँ, ये मैंने बता ही रखा है। जैसे किसी ने इसमें पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे होम लोन ले रखा है तो उसमें 50% उसको रिस्क रहती है। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर यहाँ पर मैं जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, अब पूरी कंट्री भी अलग भी सब जगह देखा जाए ना, तो जो भी गवर्नमेंट से लोन लेता है ना उसमें उनको 0% रिस्क रहता है, तो इसमें 0% रिस्क रहता है। और गोल्ड लोन ले रखा है, माना कि कोई ऐसा होता है कि गोल्ड के बदले में लोन लेता है, तो वो वापस गोल्ड लेने की चाह रखता है कि 10% लोग ऐसे होते हैं कि वापस से गोल्ड को जाने देते हैं अगर वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं। गोल्ड लोन का मतलब इतना नहीं होता है कि जितना गोल्ड है उतना ही लोन है, गोल्ड की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा उनको लोन दिया जाता है। तो वो मतलब देखते थोड़ा बहुत घाटा कूद करके मतलब वापस से 10% लोग होते हैं ना कि वो वापस रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ये देख रखे होम लोन का 1 CR का मतलब 50 लाख हो गया, गवर्नमेंट यदि अगर 0 है तो इसमें 0 लाख रुपीज़ मतलब उनको प्रॉपर रिस्क रहेगा। और गोल्ड लोन का उनको 10 लाख का रहेगा, तो 60 लाख हो गया, तो उनको मतलब रिस्क कितने का, 60 लाख को रिस्क है कि 60 लाख रुपए वापस नहीं आने के। तो वो एक सरकार बेसिल ने कमेटी ने क्या बोला कि इतना आपके पास मिनिमम रखना चाहिए। जैसे आरबीआई मैंने क्या बोला था, सीआर कितना मेंटेन कर रही है, 9% मेंटेन कर रही है, और बेसेल ने कितना बोला था कि 8% है, आरबीआई 1% ज़्यादा करती है। तो सीआर निकालने का फॉर्मूला क्या है, जैसे ये टोटल कैपिटल में आरडब्ल्यू बाई मल्टीप्लाई ऐसे कर दिया, तो अगर ये टोटल कैपिटल निकालना मतलब अपन को कितना कम से कम अपने को रखना है उसका वो रिस्क वेटेड, तो ऐसे करना मतलब ये सारे आरडब्ल्यू 60 लाख है और सीआर 9% है, और डिवाइड बाय का मतलब 54 लाख रुपए उसके पास 3 लाख का कम से कम उसको रखना ही पड़ेगा। मतलब ये परसेंटेज के रूप में टोटल कैपिटल का उसको 3 करोड़ अगर वो लोन देगी ना, तो उसको कम से कम 54 लाख रुपए जो उसके पास अपने पास सेफ रखने चाहिए। समझ में आ रहा है राजलक्ष्मी? अच्छा, बाकी हाय सारे कमेंट करके बताए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको बेसेल नॉर्म्स। अगर कोई डाउट है तो पूछिए मुझे। ये तो बड़ा मोटा मतलब बतला दिया, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। वैसे इस टाइप का जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लेके आया हूँ। अपनी आज जब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो तो अभी स्टार्ट होंगे। गुरमीत सिंह, ठीक है। अब बेसेल के टोटल कितने समझौते आए थे, यहाँ से अपने एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। वो आरडब्ल्यूए और सीएआर के बारे में आपको समझ में आ गया नहीं। सीएआर तो 9% है और आरडब्ल्यूए कितना रखती है, मतलब कोई भी जोखिम से बचने के लिए। तो अब मैं डायरेक्ट आगे सीएआर और आरडब्ल्यूए की बात करूँ तो आपको समझ आना चाहिए। अब अपने पास टोटल कितने बेसेल नॉर्म आए, 3 आए, और 4th पे अभी काम चल रहा है। इसमें ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट कब आया था, ठीक है, और इसका उसमें कौन से रिस्क की बात की गई थी, कैपिटल रिस्क की गई थी या फिर मार्केट रिस्क, सॉरी कैपिटल रिस्क नहीं, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। फर्स्ट में कौन से की गई थी, सेकंड में कौन से की गई थी, थर्ड में कौन से की गई थी, और इसमें कितना क्या क्या मतलब इनके ऑब्जेक्टिव, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद में ये पूछेंगे कि टीयर 1 में क्या है, टीयर 2 में क्या है, टीयर 3 में क्या है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। और सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि बेसेल नॉर्म फर्स्ट कब आया था, 1988 में आया था। जो ये मतलब ये क्रेडिट रिस्क पर ध्यान देता है, किस पे,
क्रेडिट रिस्क, इसको आपको ये बिल्कुल अंडरलाइन करके ध्यान देना है। इसमें आपको ये पूछ लिया जाए कि बेसल फर्स्ट क्रेडिट रिस्क पर ध्यान देता है, मार्केट रिस्क पर ध्यान देता है या ऑपरेशनल रिस्क पर ध्यान देता है। ओनली फॉर बेसल फर्स्ट क्रेडिट रिस्क पर ध्यान देता है, ठीक है। तो ये अंडरलाइन करना। और कब आया था? 1988 में आया था। और इंट्रोड्यूसिंग रिस्क वेटेड असेस्ट, मतलब ये तो बता दिया, ओनली फॉर क्रेडिट रिस्क का उन्होंने कंप्लीट किया था। और बेसल 2 कब आया था? 2004 में आया था। और इन्होंने एक्सप्लेन इंक्लूड, तो इन्होंने क्या किया, मतलब इन्होंने इंक्लूड कर दिया किसको? ऑपरेशनल रिस्क को और मार्केट रिस्क को। तो आपको एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाए कि बेसल फर्स्ट में तो कौन सा आता है? क्रेडिट रिस्क आता है। और बेसल 2 में कौन सा आता है? ये इंक्लूड किया है इसमें क्रेडिट रिस्क में, तो क्रेडिट रिस्क भी आएगा, ऑपरेशनल रिस्क भी आएगा और मार्केट रिस्क भी आएगा। तो बेसल 2 में तीनों टाइप का रिस्क इंक्लूड है, ठीक है। और फिर बेसल थर्ड कब आया था? ये 2010 में आया था। मतलब ये ऐसे आया था, ये मैंने आपको घटना बताई, 2008 में एक अमेरिका में एक बड़ा क्राइसिस आया था। मैंने बताया था कि मतलब बैंकों, जो ज़्यादातर लोग थे, उन्होंने लोगों से पैसे, बैंकों ने ऐसे किया था कि लोगों से ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसे ले लिए और उन्होंने को बोला कि हम आपको ज़्यादा रिटर्न देंगे, और उन्होंने क्या किया, आगे लोगों को और ज़्यादा ब्याज पे पैसे दे दिए। बैंक का काम क्या होता है? बैंक पैसे, मनी कैसे क्रिएट करती है? किसी से लोन लेती है, ठीक है। मान लो अपना तो कमर्शियल बैंक होते हैं, वो आरबीआई से लेती है। तो ये बैंक क्या करती है? किसी से पैसे लेती है, मान लो इनसे 4% रेट पे ले लिया, तो वो आगे लोगों को कितने पे दे दी? कम से कम वो 6 से 7% देगी, तो उनको 2 से 3% का प्रॉफिट होगा। तो इसी प्रकार मतलब इन्होंने 4% पे ले लिया और इनको 100% पे दे दिया, और 50% लोग इनको वापस लोन पे ही नहीं कर पाए, क्योंकि एक क्राइसिस आ गया। क्राइसिस आने की वजह से लोगों की जॉब चली गई, तो वो वापस से उनकी इनकम बंद हो गई। इनकम बंद होने की वजह से वो लोन वापस रीपेमेंट नहीं कर पाए। तो रीपेमेंट नहीं कर पाए तो क्या, कौन घाटे में जाएगा? बैंक जाएगी। अगर बैंक के पास ही वापस पैसे नहीं आ रहे तो उनको क्या देगी? कुछ दे ही नहीं पाएगी। तो ये सरकार ने बोला कि ऐसे करो, बैंक आपके पास कम से कम अमाउंट रहना चाहिए, अगर आपको जनता वापस पे नहीं करे फिर भी आपको कैसे काम करना है। तो ये सारा का सारा बेसल 3 में इसमें ज़्यादा ध्यान दिया गया। मतलब वित्तीय संशोधन करना है कि मतलब पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जनता के सामने, आपने किससे लोन लिया है, कितने ब्याज पे लिया है, लोगों को कितने ब्याज पे देते हो। कि इससे क्या होता है कि लोगों का एक कॉन्फिडेंस या फिर विश्वास बना रहता है कि बैंकों पर। इस प्रकार से घाटे में जाती तो भी मतलब लोग इतना डर नहीं रहता है, तो मतलब एक बैंकों में धीरे धीरे विश्वास बना रहता है, ठीक है। ये बेसल और बेसल 4 है ना, जिसपे अभी काम चल रहा है, ये 2017 में ध्यान केंद्रित कर वित्तीय संशोधन का काम चल रहा है। अच्छा, ये वित्तीय मतलब इसमें बढ़ी हुई पूंजी और तरलता की आवश्यकता हो, इस पर ध्यान दिए कि वित्तीय संशोधन पर ये बेसल 4 है, इस पे अभी तक काम चल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये पूरा इंग्लिश में वापस ही पढ़ाने लग गया। अब अपन बेसल फर्स्ट, बेसल 2 और बेसल 3 में क्या है, कौन सी रिस्क कैसे है, और बेस 4 पूरा का पूरा मैंने बता दिया। अब अपन वापस से डिटेल में पढ़ेंगे बेसल फर्स्ट में क्या क्या आया था। तो बेसल फर्स्ट में कब आया था? 1988 में आया था। ये इंडिया में कब से लागू किया था? 1922 में, मतलब इंडिया में लागू हुआ था। बेसल ने बोला था कि 8% कम से कम अपने पास न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता रखनी पड़ेगी, और इंडिया ने इनको कितना रखती है? इंडिया 9% रखती है, ठीक है। और ये ओनली फॉर क्रेडिट जोखिम पर फोकस करती, किस पे? क्रेडिट रिस्क फोकस पर करती, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया है कि RWA के कम से कम 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, ये आपको ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग याद होना चाहिए। 0%, 10%, 20%, 50% और 100%। ये तीनों का तीनों आप 5 रिस्क आपको ध्यान होनी चाहिए। एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाए कि 30% इसमें रिस्क इंक्लूड होती है, नहीं होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि 30 नहीं होती। कितनी होती है? 0, 10, 20, 50, 100, ये रिस्क होती है। तीन 5 ये प्रकार की रिस्क होती है। अब ये 0% में कौन सी रिस्क आती है, 10% में कौन सी आती है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 0% नकदी, सोना, क्रेडिट, बैंक जमा ये रखते हैं, और 10% जोखिम में अंतर बैंकिंग जमा होता है, और नगर निगम ऋण, ये इंग्लिश वाला देखिए, हिंदी वाला कैसे आ रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा। हम म्यूनिसिपल कोड वगैरह मतलब लगभग सेम ही, ठीक है। नगर निगम ऋण और आवासीय ऋण और कॉर्पोरेट ऋण एंड खुदरा ऋण, ये हिंदी वाले खुदरा ऋण क्या होता है, मतलब कॉर्पोरेट ऋण वगैरह देख लेना आप, ठीक है। मतलब इसमें कॉर्पोरेट लोन एंड रिटेल क्रेडिट वगैरह ये सारा के सारा इसमें आता है। तो ये मतलब आपको मोटा मोटा ध्यान होना चाहिए कि इसमें 5 प्रकार के रिस्क है,
वो कौन कौन सी है, और 5% में कौन सा आता है, 0 में आता है, 10 में कौन सा आता है, 20 में कौन सा आता है, 50 में कौन सा आता है, 100 में कौन सा आता है। और बेसल 2 में क्या था, वो बेसल फर्स्ट में तो आपने देख लिया। अब बेसल 2 में क्या होता है, बेसल 2 में आपको ये ध्यान रखना है कि ये 2004 में पेश किया था। इसका उद्देश्य मतलब बेसल फर्स्ट की तुलना में अधिक विनिमय करना था। बेसल फर्स्ट की तुलना में ये इसको अधिक फ्लेक्सिबल वगैरह मोर मतलब रेगुलेशन किया गया था। और इसमें मोर रेगुलेशन ऐसे हैं, उनमें ओनली फॉर क्रेडिट रिस्क था, और इसमें ऑपरेशनल रिस्क और मार्केट रिस्क दोनों को इंक्लूड किया गया था। तो इस प्रकार से ये देश है। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें 3 पिलर है। ये आ रहा है, ठीक है। इसमें 3 पिलर का इंट्रोड्यूस किया गया था। 3 पिलर कौन कौन से? फर्स्ट है जैसे मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। मिनिमम कैपिटल को आपको रखनी ही रखनी है। बैंकों को कितनी रखनी है मिनिमम कैपिटल? 8% तो उनको रखनी ही रखनी है। ये तो उनका फर्स्ट हो गया। और सेकंड कौन सा है? ये सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस होना चाहिए, कि मतलब समीक्षा होना चाहिए। बैंकों के 3 प्रकार के जोखिम, जैसे क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और परिचालन में जोखिम की निगरानी बेहतरीन तरीके से जोखिम को प्रबंधन करता, मतलब इनको टाइम टू टाइम सुपरवाइजरी होनी चाहिए। और थर्ड में कौन सा है? डिस्क्लोज एंड मार्केट डिसिप्लिन, मतलब एक मार्केट को बिल्कुल डिसिप्लिन वे में चलना। ऐसे नहीं है कि कभी किसी को लोन ले लिया, किसी को दे दिया, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी किसी को एक टाइम के अकॉर्डिंग टाइम इंक्रीज करते जा रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग घटाते जा रहे हैं। मतलब मार्केट को एक प्रॉपर डिसिप्लिन वे में चलना पड़ेगा। तो ये इन्होंने बेसल 2 में इन्होंने बताया था। तो डिसिप्लिन बताया था, सुपरवाइजरी बताया था, और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बताया था। ये तीनों को तीनों पिलर किस में है? बेसल 2 में। ये मैंने पूरा वापस से लिख रखा है, जैसे मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, रिव्यू एडेक्वेसी रेशियो इन इंटरनल असेसमेंट, एंड थर्ड कौन सा है? प्रोसेस, डिस्क्लोजर इनकरेज मतलब सेफ एंड साउंडिंग प्रैक्टिस। और CAR का मैंने पूरा कैपिटल ये फिर से आपके लिए लिख रखा है कि कैपिटल टोटल कैपिटल फंड बटा RWA और मल्टीप्लाई बाय 100। और ये टोटल कैपिटल में कौन सी आती है? टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 आती है। ये R है ना, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, तो तीनों प्रकार की कैपिटल आती है। और RWA में कौन सी आती है? जिसके मेरे रिस्क वेटेड में सारे के सारे आएंगे। और रिस्क कौन सी है? अपने यहाँ पे 3 प्रकार की रिस्क है, ठीक है, जो कि ये क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। तो आपको समझ में आ गया ये तीनों प्रकार की रिस्क कौन कौन सी हैं। अब टीयर 1 कैपिटल क्या होता है? टीयर 1 कैपिटल वो होता है कि मतलब बैंक अपने पास उतना कम से कम मनी रखे कि मतलब लोगों को लोन दे रखा है वो वापस नहीं भी कर पाएंगी, तो बैंक बंद होने की सिचुएशन में नहीं आएगी। बैंक बंद किए बिना अपना सारा का सारा वापस से काम करती रहे, मतलब लोग वापस से लोन पे नहीं भी करेंगे ना, तो बैंक बंद करने की कंडीशन में नहीं आएगी। जैसे ये देखिए, ये बैंकों के पास पड़ी वह संपत्ति है, मतलब बैंकों के पास कम से कम वो परिसंपत्ति होनी चाहिए जो बैंकों को अपने परिचालन को बंद किए बिना किसी झटके को अवशोषित कर सके, मतलब झटके को सहन कर सके। या झटके का मतलब है लोन लोग वापस नहीं दे पाते, अगर मतलब घाटा भी हो सकता है ना, तो उस झटके को वो हैंडल कर सके, और जैसे मतलब उनको अवशोषित करने की उनको मदद मिलती है। और टीयर फर्स्ट है ना, और ये कैपिटल की मुख्य पूंजी होती है, मेन पूंजी होती है, जिसमें शेयर धारक और इक्विटी और प्रतिधारक की आय भी इंक्लूड होती है। मतलब इनको इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एक तो वो मिनिमम अपने झटके को सहन कर सके, उसके साथ ही मतलब शेयर धारक की इक्विटी भी इसमें इंक्लूड होती है, और प्रतिधारित आय भी होती है। मतलब ये होता है कि इसमें शेयर होल्डर इक्विटी भी इसमें होती है, और रिटर्न इनकी अर्निंग, उनका जो आय का स्रोत होता है ना, वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। और फिर टीयर 2 कैपिटल क्या होती है? इनमें आपको डिफरेंस ध्यान रखना कि टीयर 1 में क्या आता है, टीयर 2 में क्या आता है, टीयर 3 में। और टीयर 2 वो होती है कि बैंक अगर बंद भी हो जाए ना, तो उसको जो घाटा होता है ना, जो बैंक के जो ओनर होता है ना, वो कम से कम घाटे को कम से कम उसको मतलब अपनी ज़िंदगी मेंटेन तो कर पाए, ऐसे नहीं घाटे में चला जाए, पूरा बर्बाद ही हो जाए, मतलब वो घाटे को एक तरीके से हैंडल कर सकें। मतलब ये बैंक के पास पड़ी वह संपत्ति जो बंद होने की स्थिति में घाटे को अवशोषित कर सकें। मतलब जो उसको घाटे, एक बैंक तो बंद हो गया, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया चलो,
लेकिन जो बैंक को जो घाटा हो गया ना कम से कम उसको तो वो घाटे से ऊपर उठे और वापस से दूसरा काम ही तो करे। मतलब घाटे को उसे हैंडल करने के लिए या अवशोषित करने के लिए जो सेकंड टाइम की पूंजी रखी जाती है ना, वो कौन सी होती है? टीयर 2 में आती है। और टीयर 2 में पूंजी में ये आता है, इसमें रिजर्व भी आता है, हाइब्रिड भी आता है, और कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एंड अधीनस्थ का मतलब क्या है? बीएड कैपिटल एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट वगैरह के सारे इसमें टीयर 2 में इंक्लूड किए जाते हैं। तो समझ में आ गया टीयर फर्स्ट क्या होता है, टीयर 2 क्या होता है, मार्केट रिस्क क्या होती है, तीनों में बता दिया। अब अपन टीयर 3 के बारे में क्या होता है। टीयर 3 ये होता है कि ये इसमें टीयर 2 को तो इंक्लूड करता ही करता है, और इसके साथ ही अल्पकालिक जो ऋण होते हैं ना, समय शॉर्ट टाइम में अलग अलग प्रकार के उनको कोई ऋण वगैरह होता है, मतलब लोन वगैरह दे रखा है तो वो वापस रीपे नहीं कर पाते हैं, उनसे टैकल करने के लिए उन सब का मिश्रण किस में आता है? टीयर 3 में आता है। तो ये अपने टीयर फर्स्ट, टीयर 2 और टीयर 3 तीनों का तीनों देख लिया है। क्या समझ में आ गया सभी को? अब अपन बेसेल नॉट 3 पढ़ेंगे। बेसेल 3 में क्या होता है? ये मतलब एक इंट्रोडक्शन ऑफ बेसेल 3 गाइडलाइन जारी करता है कि मतलब किस तरीके से पूरा का पूरा इनको बैंकों को रेगुलेशन के तौर पर चलना है। और ये कब आया था? ये आपको ध्यान रखना है कि ये 2008 में आया था। बेसेल नोट कब आया था? बेसेल 3 2008 में आया था। और इसमें ये कैपिटल 3 को ज़्यादा फोकस दिया गया है, जिसमें मतलब पूंजी अल्पकालीन व अधीनस्थ ऋण को शामिल किया गया। मतलब ये इन्होंने वापस से लिख दिया, कैपिटल 3 का, टीयर 3 का इन्होंने इंक्लूड कर दिया। मतलब इसमें शॉर्ट टर्म सबऑर्डिनेट जो लोन होते हैं ना, वो इंक्लूड किया जाता है टीयर 3 में। तो आपको बेसेल नोट में बड़ा ये याद रखना है कि ये मतलब 2008 में आया था। और इसमें इन्होंने क्या क्या किया गया था? बेसेल नोट 3 मतलब ये देख सकते हो आप, ये है कि 2008 के वित्तीय संकट के कारण बेसेल 3 क्यों आए थे? 2008 में जो वित्तीय संकट आया ना, उसके कारण इनकी उत्पत्ति हुई थी। और इनका उद्देश्य क्या था? मतलब एक कुशल और पारदर्शी बैंकिंग प्रणाली बनाना था। किसका? बेसेल 3 का इनका एक पर्पज था कि एक पारदर्शिता, बैंकों में क्या ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता होना चाहिए, कि लोगों ऐसे उनको ऐसे नहीं हो कि वो मार्केट के बारे में, बैंकों के बारे में किसी भी प्रकार का कोई अवेयरनेस नहीं हो, सभी में अवेयरनेस होना चाहिए, मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए। और बैंकिंग क्षेत्र की आघात अवशोषित क्षमता सुधार करना और उनकी पूंजी प्राप्त अनुपात पर अधिक ध्यान देना, मतलब उनको पूंजी प्राप्त पर ध्यान अधिक केंद्रित किया गया था। ये बेसेल नॉर्म 3 के पार्ट में थे। और बेसेल जो कैपिटल है ना, उनका मतलब ये बोला कि कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो उसमें क्या, बेसेल फर्स्ट में तो 8% रखा गया था CAR रेशियो। तो यहाँ पर कितना है? 10.5% है। कितना है यहाँ पर? 10.5% बेसेल 3 में। कैपिटल एडुकेसी रेशियो यहाँ पर 10.5% होना चाहिए। और रिस्क बेस्ड कैपिटल होना चाहिए। मतलब किस प्रकार की रिस्क बेस्ड कैपिटल, मतलब तीनों प्रकार की रिस्क के बारे में इन्होंने बताया। क्रेडिट रिस्क बेस पर भी कैपिटल होना चाहिए, मार्केट रिस्क पर भी कैपिटल होना चाहिए, और ऑपरेशनल रिस्क पर भी कैपिटल होना चाहिए। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई। इन तीनों के आधार पर रिस्क होना चाहिए। मतलब ये है कि फर्स्ट ये है 1 नंबर, मतलब कैपिटल रिक्वायरमेंट होना चाहिए कितना? 10.5% होना चाहिए। और रिस्क वेटेड बेस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए? और तीनों के रिस्क के अकॉर्डिंग बिल्कुल रिक्वायरमेंट होना चाहिए। और फिर थर्ड कौन सा है? लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए। लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट में ये होता है कि इसमें जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो होता है ना, वो कितना? 100% होना चाहिए। और नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो भी होना चाहिए। और लास्ट है लीवरेज रेशियो कितना होना चाहिए? 3% मिनिमम लीवरेज रेशियो होना चाहिए। तो ये मोटा मोटा अपन ने सारा रीड कर लिया कि बेसेल 3 बेसेल 4 में क्या होता है, ये कब आया था। एक बार से मैं फिर से आपको एक थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। ये कि मोटा मोटा आपको आइडिया हो गया कि इसमें कौन सा कैसे याद रखना है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको BIS की स्थापना कब हुई थी। ये ध्यान रखना है कि 17 मई 1930 में हुई थी। और इनका मेन ऑफिस स्विट्जरलैंड में है। और उनका दो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस पूछा जाए तो वो कहाँ पे है? हांगकांग और मैक्सिको सिटी में है।
और उसके बाद में इसमें ज़्यादातर क्या है कि जैसे मतलब ये बेसेल के BCBS को कैसे काउंट करती है, ये मीटिंग है, ये मतलब पूरे ग्लोबल लेवल पर बैंकिंग के बारे में सारी की सारी ध्यान रखती हैं। और उसके बाद में अपन ने क्या रीड किया था, मतलब ये होता है कि RWA क्या होता है, RWA और CAR क्या होता है और इसको कैसे फाउंड किया जाता है। CAR क्या होता है, इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेसेल नॉर्म का। मतलब कोई भी कंपनी घाटे में चली जाए, बैंक घाटे में चली जाए, तो उसको सिचुएशन में उनको उससे उभरने के लिए किस प्रकार का कदम उठाने चलना चाहिए। एक बार जो आज नए मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े वो एक बार कमेंट करके बताए कि आपने पहले पुरानी क्लासेज रिकॉर्डेड देख ली क्या है, मनी एंड बैंकिंग की सारी जो अपनी 4 से 5 क्लास हुई सारी क्लासेज आपने देख ली। क्योंकि अगर आप सेंट्रल बैंक कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई अगर नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट इसमें आओगे तो थोड़ा आपके लिए थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टी हो जाएगा। हालांकि ऐसा एक डायरेक्टली जुड़ा हुआ तो नहीं है, आप आसानी से इसको याद कर समझ सकते हो, इसमें समझने वाली ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ये ध्यान रखना है कि टीयर 1 क्या होता है, टीयर 2, टीयर 3, और फिर कैपिटल रिस्क क्या होता है, मार्केट रिस्क क्या होता है, ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, ये सारे के सारे होना चाहिए। नहीं सर जी, तो आप ऐसे करो, जो भी आपको लाइव क्लासेस का ऑप्शन आ रहा है, मेरी सारी की सारी क्लासेस आपको लाइव मिल जाएगी। लाइव क्लासेस मिल रही है आपको, मतलब लाइव क्लासेस जो होगी वो रिकॉर्डेड वे में आपको मिल रही है, नहीं मिल रही है। गुरमीत सिंह, क्लासेस नहीं मिल रही है। आप एक काम करो, सबसे पहले तो अपना एप्लीकेशन ओपन करोगे ना, मैं 1 मिनट देख के बता देता हूँ। एक मिनट वेट। जैसे मतलब सबसे पहले आपकी ये क्लास फिनिश होगी ना, उसके बाद में आपको जो कंटेंट आएगा, फिर लाइव क्लासेस का जो ऑप्शन आता है ना, उसमें लाइव क्लासेस के ऑप्शन में नीचे आप जाओगे ना, उस पर क्लिक करके, तो उसमें सारी की सारी क्लासेस आपको वहाँ पे दिख जाएगी। जो मेरी जितनी क्लासेज हुई है, मैंने एनवायरनमेंट एंड डेमोग्राफी पूरा यूनिट कवर करवा दिया है, जिसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो आपको पढ़ना है, जिसमें एरिजनी मॉडल, ये सारे मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट थे। और उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, डेमोग्राफी में लाइव टेबल पढ़ाया था, उससे हर बार मैथमेटिकली टाइप का क्वेश्चन आता है, और कुजनेट्स कर उससे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो बिल्कुल आप करके आना। और बैंकिंग का तो आप कल जब क्लास लेने आओ ना, तो 3 से 4 वीडियो सारे के सारे देख के आना, ताकि कल मैं आपके लिए कमर्शियल बैंक लेके आऊँगा। अगर आपने सेंट्रल बैंक के बारे में ज़्यादा अच्छे से रीड नहीं किया है, आपको उनके कंपोनेंट या उनके वर्क नहीं पता है, जैसे उनके प्राइमरी फंक्शन क्या होता है और उसके सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, अगर वो भी आपको ध्यान नहीं होगा तो आपको कमर्शियल बैंक पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। हालांकि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सारे पीजी के स्टूडेंट हो, लेकिन आप सबको इनके बारे में नॉलेज है। अगर एक बार वो आप देख के आओगे ना, तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, और उसके बाद में ये अपन रिस्क वेटेड वगैरह सारा कोई समझ में आ गया। अगर किसी भी प्रकार का कोई आपका डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। इसमें आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा ये मैंने एग्जांपल के तौर पर भी आपको बताया है। और ये मेंटेन कितना है, 9% है इंडिया। मेरा गलती, अच्छा, इतने दिन पहले आपके लॉ का पेपर जो हो रखा था, अभी वापस से आपको इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट किया ऐसे, करेक्ट? या फिर अभी भी वापस से इसमें भी हो और उसमें भी हो? बताए कमेंट करके, फिर मैं यस, मतलब उसी पेमेंट में आपको इसमें इंक्लूड कर दिया, बस गुड, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस आपको थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, इट्स ओके। ये सारा का सारा बेसल फर्स्ट 2, 3 कब आया था, ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब प्रकार के, जैसे ये है ना, ये रिस्क आपको 5 रिस्क बिल्कुल ध्यान रखना है। और उसके बाद में ये इस बिल्कुल मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। और उसके बाद में अपन ने क्या, ये इंग्लिश वालों को दे रखा है,
और उसके बाद में अपन ने क्या रीड आउट किया, मतलब ये सबको अलग अलग एक्सप्लेन करके अपन ने देखा था। ये 2004 में आया था और इसमें तीनों प्रकार की रिस्क इंक्लूड किया गया था, मतलब ये मेंटेन करना इनका टारगेट था। और मतलब इसमें क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क था। ये सारे के सारे अपन ने मतलब पूरा अच्छे से रीड आउट कर लिया है। और अगर कोई ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जैसे ये देख रखा ना, ये वाला फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके कैसे फाउंड आउट करते हैं ये भी ध्यान रखना है। CR कितना होना चाहिए। तो अगर सभी को समझ में आ गया तो अपन क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। कल अपना टॉपिक क्या रहने वाला है, कमर्शियल बैंक पे रहने वाला है। कल अपना टॉपिक क्या रहने वाला है, कमर्शियल बैंक पर। कल अपन पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक और उसके बाद में अपन NFC पढ़ेंगे। NFC पढ़ेंगे और उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, सॉरी NBFC है, नेशनल बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। और उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट। अगर उसके बाद में कोई कंपो जैसे आई थिंक मैंने जैसे ये मनी सप्लाई के जो कंपोनेंट है M1, M2 और M3 और M4, और इसके साथ साथ ही उनकी तरलता N1, L2 और L3, ये अपने बाकी, ये इतना बाकी है। और अपन ने रीड क्या पढ़ लिया, अपन ने कर क्या, कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई पढ़ लिया, मनी सप्लाई पढ़ लिया। और अपन ने क्या पढ़ लिया, सेंट्रल बैंक पढ़ लिया। सेंट्रल बैंक कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई ये अपने रीड कर लिया, ये अपने बाकी है। कमर्शियल बैंक अपन कब कर लेंगे, सेंट्रल बैंक मतलब अपने 3 क्लास में पढ़ लेंगे। और भी अपने जैसे प्राइमरी फंक्शन वगैरह वो सेंट्रल बैंक के वो सारे के सारे फंक्शन अपन ने रीड कर लिए। क्लास हमेशा 10 बजे स्टार्ट होती है अपनी 10 AM पे, तो सभी क्लास में ज्वाइन हो जाए हमेशा टाइम पे। तो आज की जर्नी अपन यहीं फिनिश करते हैं। कल अपन मिलते हैं कमर्शियल बैंक के साथ, नए टॉपिक के साथ। सभी का वेलकम है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अपना ध्यान रखने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने माता पिता का ख्याल रखें। थैंक यू एवरीवन। वो कैसे होगी, मैम वो कैसे होगी OBS से? मैम OBS से कैसे होगी, मेरे को मिल नहीं रहा, ऑप्शन नहीं आ रहा है। OBS से कैसे मिलेगी?